देखा कि एथिक्स क्या होता है ना, एथिक्स है ना, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में एथिक्स ही लिख लेना। अभी तक हमने क्या देखा, एथिक्स क्या होता है कि नहीं। तो एथिक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा दो तीन संदर्भों में मैंने कल बताया था आप लोग को। एक तो पहले बता देना कि एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आपके जो है, ग्रीक वर्ड यहाँ ये वाला भी डाल देना, इथोस से। और इथोस का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, रीति रिवाज करेक्टर के रूप में आप क्या जो है। फिर दूसरा, एथिक्स एक विषय के रूप में, एथिक्स एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। और उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है किस बात के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन क्या है। कहने का मतलब कि नैतिकता क्या है, नैतिकता के हमारे लिए क्या महत्व है, नैतिकता मनुष्य के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इन सब बातों का जो स्टडी किया जाता है एक विषय के रूप में, वह किस रूप में किया जाता है, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में, तीन पार्ट्स में से। फिर तीसरा हमने देखा था कि एथिक्स जो है मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में है, यूपीएससी में है, वह किस कंटेक्स्ट में, सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्र के रूप में, आपके एक सामाजिक व्यवस्था, एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में है कि नहीं, एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था के रूप में है ना, एज अ सोशल एथिकल ऑर्डर, इन फॉर्म ऑफ सोशल एथिकल ऑर्डर। तीसरा हमारा कौन सा उद्देश्य, कौन सा अर्थ होता है आपका जो है, एथिक्स शब्द जो यूज किया जाता है वो दूसरे सेंस में या दूसरे अर्थ में हम लोग सामाजिक नैतिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करते हैं, नैतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। आई ना बात समझ में। और नैतिक व्यवस्था के रूप में ये क्या होता है आपका जो है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या कुछ मानकों या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ना, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आपका फॉलोड बाय सोसाइटी, फॉलोड बाय एनी सोसाइटी, एनी इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के रूप में क्या होता है कि एथिक्स जो है कुछ नैतिक या कुछ नियमों का, कुछ मानकों का, मानक समझते हो ना, मानक स्टैंडर्ड, आइडियल्स, कुछ आदर्श भी लिख सकते हो, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ आइडियल्स, सेट ऑफ आइडियल्स फॉलोड बाय सोसाइटी। अरे बस समझ में, किसी समाज के द्वारा क्या होता है आपका जो है, फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिक्स एक संदर्भ में ये भी कहते हैं। अरे बस समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पर एथिक्स शब्द का यूज आपको बता देना है। अब ये पूरा जो हमने कल पढ़ा है उसमें से अब सार क्या है हमारा, क्रक्स, सार का मतलब बताया था मैंने, क्रक्स, मेन बात है कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा एथिक्स के बारे में, कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वह क्या होता है, समाज तटस्थ होता है, अमोरल होता है आपके जो, तो उसको हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया और दंड और पुरस्कार की व्यवस्था के द्वारा क्या करते हैं, सिखाते हैं कि समाज के नियमों को, समाज के नैतिक मूल्यों को, ये सब सिखाया जाता है। तब जाकर के तुम जैसे क्या बनते हैं, आपके बच्चे लोग सभ्य सुसंस्कृत संस्कारी बच्चे बनते हैं, है कि नहीं। तुम लोग को सिखा उखा करके क्या किया गया है, सिखाया गया पैदा होने के बाद, तब जाकर के अभी तुम लोग यहाँ पे शांति से संस्कारी बच्चों के टाइप के बैठे हुए हो, है कि नहीं। आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से वो हमने देखा था। तो इस तरीके से समाज जो है आप लोगों के व्यवहार पर, मेरे व्यवहार पर क्या करता है आपका जो, कुछ नियंत्रण रखता है, किसके माध्यम से, इन्हीं नैतिक नियमों मूल्यों के माध्यम से। तो इस तरीके से समाज का नियंत्रण हम पर इनडायरेक्टली बना हुआ है। तभी आप लोग कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचते, कोई देख तो नहीं रहा होगा, ठीक है।
घर में फोन करके तुरंत न्यूज पहुंच जाएगी कि आपका फला फला शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी कहाँ कहाँ दिखाई दे रही थी करके। तो ये डर दिमाग में रहता है ना। तभी तो कई सारे गलत काम करने से अपने आप को आप लोग क्या कर देते हो, रोक लेते हो। तो इस तरीके से समाज के द्वारा हमारे पर क्या बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है। आ रही ना बात समझ में। तो सामाजिक नियंत्रण के रूप में। तो अब इसेंस ऑफ एथिक्स में इन्हीं का क्रक्स हमको लिखना है। तो इस सिलेबस में जब ये टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो क्या लिखोगे, पहले तो ये सब परिभाषा बता दोगे, उसके बाद अभी जो लिखने वाले हैं वो सब पॉइंट्स डाल देना है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब उसके बाद इसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, हेडिंग डाल देना। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसेंस ऑफ एथिक्स में पहला पॉइंट। ये सब बताने के बाद लिखना है, पहला लिखिए। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ वो कहानी बैकग्राउंड। अब एग्जैक्टली मतलब वो तो हमने इतना सारा बता दिया। अब उसमें से एग्जैक्टली ये जब टॉपिक या क्वेश्चन आएगा तो उसमें कितना चीज़ें लिखना है उसको समझाने के लिए मैंने पीछे पूरा समझाया हुआ है। अब इसमें क्या लिखना है, तो इसमें ये सबसे पहले तो ये डाल देना पूरा, और उसके बाद अभी 4 5 6 पॉइंट बनेंगे, वो उसका मेन आपका जो है आंसर में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो लिखिए पहला, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है। यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इट इज इट इज एन आइडियल साइंस। यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है। आ रही बात समझ में। आदर्श मूलक विज्ञान का मतलब, आइडियल साइंस का मतलब क्या हुआ, आइडियल साइंस का मतलब क्या हुआ। हाँ, आपका जो है मोरल साइंस आपका जो है ना, आप लोग जैसे सीबीएसई वाले होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, एक अलग से मोरल साइंस की बुक होती है, लेकिन पढ़ते और पढ़ाते कोई नहीं है उसको। हाँ, लेकिन पढ़ते नहीं, उतना ध्यान नहीं दे करके, जबकि बहुत जो पढ़ा रहा है बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएगी आपको। तो आइडियल का मतलब होता है कि चाहिए में होता है, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आदर्श का मतलब ये प्रैक्टिकल में 100% एज इट इज मिलना पॉसिबल नहीं होता है। आदर्श मूलक का मतलब होता है, आइडियल का मतलब होता है जो मुख्य रूप से किस में हम लोग उसको बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शुड बी में एक्सप्रेस करते हैं, है कि नहीं। किसमें करते हैं आप, क्या जो है शुड बी में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे विषय को, ऐसे साइंस को, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, जो है आइडियल कहते हैं। तो ये आइडियलिस्टिक साइंस है। क्लियर हो पॉइंट। दूसरा लिखिए, यह मानव के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करता है। यह मानव के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करता है। इंग्लिश में आप क्या जो है, इट इवेलुएट्स वॉलंटरी एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। बताया था मैंने कि हम किसी भी चीज को नैतिक है या अनैतिक है, उसको किस आधार पर, किस कार्यों के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, जो केवल ऐच्छिक रूप से किए गए हो। आ रही ना बस समझ में, कि हमने इसेंस ऑफ एथिक्स में एथिक्स का सार क्या है, कि नैतिकता कौन सी चीज, कौन सा कार्य हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, कौन सा नैतिक होगा, कौन सा अनैतिक होगा। हर कार्य को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, उन्हीं कार्यों को कंसिडर करेंगे जो किसके द्वारा, आपका जो है मनुष्य के द्वारा ऐच्छिक रूप से किए जाएंगे। आगे ना बस समझ में, हमारी इच्छा के अनुसार किए जाएंगे। और बताया था ऐच्छिक में जो भी आप होशोहास में करते हो ऐच्छिक में आ जाएगा, कुछ कार्य हमारे अनैच्छिक में आते है कि नहीं, तो वो नहीं होंगे। आगे बस समझ में। इसी में और आगे लिखिए, आपका मानसिक विक्षिप्त एवं अबोध बालक, मानसिक विक्षिप्त मेंटली रिटार्डेड एवं अबोध बालक या अबोध बच्चों,
अबोध बालक या अबोध बच्चों के कार्य नैतिक मूल्यांकन, के कार्यों का नैतिक मूल्यांकन नहीं करती। इट डज नॉट इवेलुएट the acts of evaluates the acts of mentally retarded person and innocent child समझ गए इसका मतलब? कि अबोध बच्चे का मतलब है जिसका अभी ठीक से बोध नहीं है ना। ऐसी कुछ एक केस हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, कहीं न्यूज चैनल में देखा था कि एक छोटे से बच्चे ने दूसरे बच्चे को खेल खेल में पानी में डुबा के मार डाला। ठीक है, मतलब छोटा सा ही था, खेल खेल में उसको पानी में डुबा के, अगर मतलब पानी में डुबा खेल रहा होगा, थोड़ा देर दबा के रख दिया होगा तो मर गया। तो अब उसका पुलिस केस वगैरह जो हुआ होगा तो उसको क्या किया होंगे आपका जो है बाद में खारिज कर दिया होंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी बच्चा अननोन है ना, उसको पता ही नहीं कि थोड़ा देर पानी के अंदर किसी को रखेंगे तो मर जाएगा। पता होता तो करता क्यों, है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ तो इस तरीके से। तो एथिक्स में हम लोग जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों और अबोध बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन नहीं करते, है ना। उसी प्रकार और नेक्स्ट, अनायास, सडनली, अचानक, अनायास कार्यों का मूल्यांकन भी नहीं करते। अनायास कार्यों का मूल्यांकन भी नहीं करते। नॉट इवेल्युएट एक्ट्स, द एक्ट्स अकर्ड एक्सीडेंटली। जैसे आपका मैंने कहा ना कि पाव फिसल गया, आपका जो है पाव फिसल गया और कुछ गर्म चाय वगैरह किसी के ऊपर गिर गई, या कभी कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, किसी का कुछ चोट लग गई, जान गई, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में गाड़ी का क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गया, इस कारण से अनकंट्रोल हो गई गाड़ी, इसके कारण से। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, आपको कंसिडर किया जाएगा और जो सजा दी जाएगी वो या तो न के बराबर या बरी कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से स्थिति हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल भी लिख लिया करो, पाव फिसलने के कारण से होने वाली दुर्घटना या ब्रेक फेल होने के कारण से लिख लिया, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। इट इवेलुएट्स द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स लिव्स इन सोसाइटी। ये भी कल देखा था हमने, सामाजिक प्राणी व्यक्ति के लिए ही करेगा, समाज में जो रहता नहीं, अकेले रूम में हो तो कुछ भी करो, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपका कार्य जो है एथिकल अनएथिकल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? तो समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए ही क्या होता है, आपका जो है कंसीडर किया जाता है। आगे बस समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एक अनिवार्य पक्ष है। इट्स मैंडेटरी एक्ट्स या एस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर।
आ रही बात समझ में? समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिकता क्या है? अनिवार्य। इसके बिना समाज में व्यवस्था बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। आप कह जो ठीक है ना, आप लोग अभी सभ्य तरीके से नहीं बैठे होते। कहा हो लेट हो गए बाबू? 11 पौने 10 बजे की क्लास, पौने 11 बजे क्लास में उठने में देरी हो जाती है। हैंगओवर हो गया? अच्छा, हॉस्टल क्या नाम है, फ्लैट फ्लैट में? हॉस्टल में रहते हो? कहाँ रहते हो? हॉस्टल में? तो लड़ाई झगड़ा हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। ठीक है। एथिक्स का मुख्य उद्देश्य, एथिक्स का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुखद बनाना, मानव जीवन को सुखद बनाना तथा तथा व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हित में, मानव जीवन को सुखद बनाना एवं व्यक्तिगत हित, पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। लिखिए द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ethics is to make happy, to make happy the human life and adjustment between adjustment between पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। समझ गए? इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है हमारे पास? एथिक्स का उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन को सुखद बनाना तथा व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना, है कि नहीं? जैसे आप लोगों के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, है कि नहीं? लेकिन हर जगह अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अनुसार काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यह काम कौन करता है? एथिक्स या नैतिकता करती है। आगे बस समझ में? चलिए तो ये हो गया आपका जो है किसके बारे में कि एथिक्स, इसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो पहला टॉपिक आपका क्या होता है? खत्म होता है। पहला टॉपिक आपका क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन उस टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको देखते आगे जो है डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। अब इसी के अंतर्गत और भी कुछ क्वेश्चन साइड से बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है एथिक्स, इंग्लिश में हमारे पास, और मोरालिटी में क्या संबंध है? हिंदी में हमारे लिए दोनों के लिए नैतिकता ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे एथिक्स एंड एथिक्स को एथिक्स लिख लेना एवं नैतिकता, एथिक्स एवं नैतिकता में संबंध, रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन है? ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि नहीं? तो संबंध में क्या लिखोगे? क्या संबंध जनरली है तो हम लोग लिखेंगे क्या दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं और दोनों में क्या असमानताएं हैं, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे हम लोग जो है कि नहीं? आ रही बस समझ में? तो एथिक्स एंड मोरालिटी में क्या संबंध है, समानता समानताएं क्या है, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो उसको कैसे समझोगे बताओ? तुम लोग क्या समझ रहे हो एथिक्स और मोरालिटी में?
बोलोगे दोनों सेम सेम है, दोनों का हिंदी वर्ड तो नैतिकता ही है। तो तो एक सेंस में देखेंगे तो दोनों में, एक सेंस में देखेंगे तो एक सेंस या वन से इन वन सेंस, एक सेंस को इंग्लिश में क्या बोल सकते, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इन वन सेंस। है ना, सेंस के लिए इंग्लिश हिंदी वर्ड क्या हो सकता है? हाँ हाँ, एक दृष्टिकोण से, तो एक दृष्टिकोण से दोनों आपका जो है समानार्थी शब्द के रूप में यूज होते हैं, समानार्थी शब्द के रूप में यूज हो सकते हैं, किए जा सकते हैं एक सेंस में। आ रही बात समझ में? एक सेंस में जो है, एक नजरिए से एक सेंस में देखेंगे तो किसके रूप में यूज हो सकते हैं, आपके जो है समानार्थी शब्द के रूप में यूज हो सकते हैं। कैसे? लेकिन मैंने कहा 100% कोई भी दो वर्ड समानार्थी नहीं भी होते, ये भी बताया था मैंने। इस टाइप के इसको कहते हैं हम लोग, दोनों लगभग समानार्थी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट सिनोनिम्स कहते हैं, दोनों लगभग समानार्थी। 100% कोई भी दो वर्ड्स इनकम्प्लीट सिनोनिम्स, आ रही बात समझ में, के रूप में यूज होते हैं। जैसे उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आस्था और विश्वास का, तो एक सेंस में दोनों समानार्थी भी होंगे और कई जगह पे समानार्थी नहीं भी होंगे। जैसे बताया था मैंने कि मुझे भगवान पर आस्था है, सही है, और मुझे भगवान पर विश्वास है, ये भी सही है। तो इस सेंटेंस के लिए दोनों समानार्थी हो गए, है कि नहीं? लेकिन मैं ये कहूं कि आज मुझे आस्था है कि आज बारिश होने वाली है, सही है, मुझे आस्था है कि आज बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे वो सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि बारिश हो रही है, तो विश्वास नहीं लग रहा है। लेकिन आस्था वर्ड यहाँ पे गलत, मतलब उतना सटीक नहीं लग रहा है कि मुझे आस्था है कि बारिश होने वाली है, कोई सेंस नहीं हुआ आपका जो आ रही ना बस समझ में। मधु, मधु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तो इस तो एक सेंस में एग्जांपल लिख लिया करो बाद में। तो एक सेंस में समानार्थी है, एक सेंस में क्या है आपके जो है, एक सेंस में समानार्थी है। कैसे? तो मुझे भगवान पर विश्वास है, मुझे भगवान पर आस्था है, दोनों समानार्थी हो गए। एग्जाम्पल, मुझे भगवान पर आस्था है, मुझे भगवान पर, तो ये दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं यहाँ पर जो है। लेकिन बारिश हो रही है, मुझे आस्था है कि आज बारिश होगी, आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर ये समानार्थी नहीं होगा, ये वाला वर्ड आएगा लेकिन ये वाला वर्ड नहीं आएगा। आई ना बस समझ में? ये वाला वर्ड नहीं आएगा आपका, ये सुटेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये वाला वर्ड सुटेबल है, तो यहाँ पे समानार्थी नहीं हुए। तो 100% कोई भी दो वर्ड सिनोनिम्स लिंग्विस्टिक साइंस में, भाषा विज्ञान में कभी भी नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? यदि 100% होते तो दूसरे वर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ती, है कि नहीं? ये चीज है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ अर्थों में दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। जैसे कि जैसे आपका जो है आपका डिसिप्लिन, ठीक है, इट्स, हाँ, इट्स एथिकल टू बी डिसिप्लिन, इट्स एथिकल टू बी डिसिप्लिन, सही है। और इट्स मोरल टू बी डिसिप्लिन, ये भी सही है। यहां पे दोनों समानार्थी रूप में हो जाएंगे। आई ना बात समझ में कि अनुशासित रहना नैतिक है, और मोरल वर्ड यूज करो या एथिकल वर्ड यूज करो, दोनों जगह यहाँ पे ये यूज हो जाएंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आ रही बात समझ में? इट्स एथिकल टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे भी यूज जाएंगे। इट्स मोरल टू बी ऑनेस्ट, ये भी यहाँ पे यूज जाएंगे। लेकिन कई जगह पे यूज नहीं होंगे, कई जगह पे यूज नहीं होंगे। जैसे आपका जो है
डॉक्टर के कंटेक्स्ट में यूज करें तो डॉक्टर, जो डॉक्टर की फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड है, वह मोरल होना चाहिए कहेंगे तो थोड़ा सा सूट नहीं करता है। इट शुड बी एथिकल, डॉक्टर शुड बी एथिकल, या प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर शुड बी एथिकल। तो वहाँ पे एथिकल वर्ड ज़्यादा बेटर है, मतलब प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो एथिकल वर्ड आ जाएगा, है ना। पर्सनल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यू शुड बी मोरल, है ना। हालांकि यहाँ पे यू शुड बी एथिकल भी कोई गलत नहीं लग रहा है, लेकिन यू शुड बी मोरल। तो इस कंटेक्स्ट में देखेंगे आपका जो है तो एथिक्स बड़ा हो जाएगा और उसका पार्ट क्या हो गया आपका जो है मोरालिटी हो जाएगा। तो मोरालिटी जो है क्या हो गया, एक संबंध कौन सा होगा, ये वाला संबंध हो गया, ये एथिक्स का पार्ट मोरालिटी। और एक विषय के रूप में भी देखेंगे, एक विषय के रूप में भी दोनों के बीच में ये संबंध होगा, है ना। इस संबंध में भी कि एथिकल, जो एथिकल होगा मोरल होगा ही होगा, है ना। लेकिन जो मोरल होगा वो एथिकल, वो प्रोफेशन, अभी डिफरेंस पढ़ेंगे। जनरली अब सिंपल जानना चाहोगे तो ये होता है कि हम जब उसको प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, प्रोफेशनल या फिर आपका जो है एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में, तो वह एथिकल वर्ड ज़्यादा सूट होता है। और इंटरनल और पर्सनल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो वह मोरल सेंस में होता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे मोरल होना चाहिए, ज़्यादा सूट वर्ड है ना। हालांकि यहाँ पे एथिकल भी, लेकिन मेरा प्रोफेशन कंटेक्स्ट में करूँगा तो एथिकल वर्ड ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं खुद के लिए देखूँ तो एथिकल भी करूँ तो कोई गलत नहीं है, और मोरल भी करूँ तो गलत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में एथिकल ज़्यादा बेटर है, मोरल वहाँ पे यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एथिक्स का पार्ट क्या हो गया आपका जो है, उसके अंदर मोरालिटी अपने आप आ गई। एथिकल बोलूँगा तो मोरालिटी अपने आप आ जाएगी। आ गई बात समझ में। और उसी प्रकार एक विषय के रूप में भी देखेंगे, एक दृष्टिकोण में, एक विषय के रूप में भी, एक दृष्टिकोण में एक विषय के रूप में भी दोनों के बीच में ये संबंध होता है कि एथिक्स, नीति शास्त्र एक विषय हो गया, और मोरालिटी या नैतिकता उसका क्या हो गया, एक आपका जो है। तो एक विषय के रूप में देखेंगे तो नीति शास्त्र एक विषय हो गया, एथिक्स, और मोरालिटी या नैतिकता उसका क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, नैतिकता। तो ये नीति शास्त्र क्या हो गया, विषय, और नैतिकता उसकी क्या हो गई, विषय वस्तु हो गई, सब्जेक्ट मैटर हो गया। समझ रहे हो यहाँ पे भी। तो एक संबंध तो ये हो गया, एक विषय के रूप में भी मोरालिटी जो है एथिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, एक विषय हो गया, इस विषय में हम किसका अध्ययन करते हैं, मानव के नैतिकता का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा। एक दूसरे सेंस में कि जो एथिक्स, एथिकल है, एथिक है, वह मोरल भी होगा ही होगा, मोरालिटी उसके अंतर्गत आ जाएगी। तो एक संबंध आपका ये वाला बनता है। तो एक सेंस में आपका ये वाला सेंस आ गया। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो गई, लगभग समानताएं वाली चीजें हो गई, राइट। असमानताएं क्यों भी देखेंगे। दूसरा जो संबंध बनेगा, यहाँ तक समझ में आया ना भाई, समझोगे तो लिख जाओगे, समझ में आए तुम्हें, बाद में पूछना मत प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि उस दिन मुझे मालूम है, जिस दिन प्रोबेबिलिटी बता रहा था ना, तुम्हारा ध्यान, पता नहीं, मुझे तो याद रहा कि आई थी, लेकिन तुम कुछ और कर रही थी, सोच रही थी, ठीक है। नहीं, लाइव क्लास तो डेली हो रही है मेरी। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा जो संबंध है हमारा, जो दूसरा जो सेंस है, सेंस टू, तो दोनों आपका जो है यहाँ पर सेंस टू जो यूज होगा वह किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, कौन से संबंध के रूप में होगा, कि कुछ चीजें दोनों की सेम होगी, कुछ चीजें दोनों की ना। लास्ट संबंध तो हमारा ये वाला बनेगा, एक संबंध तो बन गया, जो मेन संबंध बनेगा ये वाला बनेगा, एथिक्स और मोरालिटी, है ना। गोला दोनों बराबर ही बन सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला वेन डायग्राम समझ में आता है ना आप लोग को, ये दोनों में है, मतलब ये एथिक्स प्लस मोरालिटी वाला हो गया, और बाकी चीज़ें जो है कुछ एथिकल है तो लेकिन मोरल नहीं है, और कुछ मोरल है तो एथिकल नहीं है कि नहीं।
तो ये वाला संबंध कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया अभी जो दोनों सिनोनिम्स के रूप में यूज होते हैं, तो ये वाला संबंध आ जाएगा आपका जो है, अभी देखा ना सिनोनिम्स के रूप में, समानार्थी रूप में हो गए ना भाई, जहां पे देखा अभी, तो ये समानार्थी हो गया, एथिक्स प्लस मोरालिटी समानार्थी रूप में, सिनोनिम्स के रूप में हो गए। यूज हो गया कैसे कि कुछ चीज एथिकल भी है और मोरल भी है, आपके जो है दोनों है। अब एथिकल है मोरालिटी नहीं है, ये कौन सा हो गया? जैसे मैंने कहा कि ये एथिकल है लेकिन मोरालिटी नहीं है, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा कि एथिकल तो है ना, इसको इस तरीके से याद रखना है, एथिकल है मोरालिटी, एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी तो एग्जाम्पल, तो एथिकल है मोरल नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई बताओ ना, अभी तो बताया मैंने। हाँ जब वो वाली बात नहीं, मेडिकल फील्ड की बात करें, प्रोफेशनली बात करें, प्रोफेशन के कंटेक्स में देखेंगे, किसके कंटेक्स में? प्रोफेशन के कंटेक्स में, व्यवसाय के कंटेक्स में, व्यवसाय के कंटेक्स में देखेंगे तो एथिकल होगा लेकिन मोरल नहीं होगा, एथिकल होगा लेकिन मोरल नहीं होगा। और पर्सनल कंटेक्स में देखेंगे तो एथिकल नहीं होगा, मोरल होगा, ये वाला आ जाएगा। पर्सनल व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो, पर्सनल कंटेक्स में देखेंगे तो, आगे बात समझ में। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए बाहर किशन भैया बैठे हैं, तो किशन के बारे में सोचो। ठीक है, तो आप इंक्वायरी करने आते हैं, है कि नहीं? तो किशन भैया इस इंस्टीट्यूट के क्या है आपके, जो है आपके काउंसलर है, तो उसका फर्ज क्या बनता है? प्रोफेशनल एथिक्स उसका क्या कहता है कि इंस्टीट्यूट के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलना है, इंस्टीट्यूट के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलना है कि नहीं, एडमिशन लेने के लिए। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो जानता हो कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं, राइट, यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो प्रोफेशनली, प्रोफेशन का एथिक्स क्या कहता है कि कमियां है उसको बताना नहीं है, और पूरी कोशिश करना है कि उस आपका एडमिशन कहाँ पर हो, इसी इंस्टीट्यूट में यहीं पर हो, ये उसका एथिकल क्या हो गया आपका जो है, जिम्मेदारी हो गई, है कि नहीं? लेकिन वो अंदर से जानता है कि नहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है ना, फैकल्टी अच्छी नहीं है, नोट्स टाइम पे नहीं मिलते, वॉट जो भी है, तो अब दोनों उसके मन में क्या कहेगी? द्वंद्व। हो सकता है उसके कोई पहचान वाला आ गया, तब तो और द्वंद्व बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में वो यदि मान लेता है, ऐसी स्थिति में वो डिसीजन क्या लेता है कि नहीं, मेरा अपने पहचान का, मैं यहाँ पर उसको एडमिशन दिला के नुकसान नहीं कर सकता, और उसको बता देगा कि तुम यहाँ नहीं कहीं और वो वाली कोचिंग ज़्यादा अच्छी है, से वहाँ जाके पढ़ लो। तो ऐसी स्थिति में किशन भैया क्या होंगे, है ना, मोरल तो है, मॉरल तो है लेकिन, मॉरल तो है लेकिन एथिकल नहीं होंगे। आ रही बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसी स्थिति में यदि किशन सलाह देता है कि यहाँ पे एडमिशन मत लो, कहीं और एडमिशन ले लो, तो वो मोरल तो होंगे लेकिन एथिकल नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? लिख लो साइड में एग्जांपल अपने से बना करके, लिख लिए, बिना बताए लिख लिए, मेरे पढ़ाने के पहले। कौन से वाले? वो तो बताया नहीं एग्जांपल मैंने अभी तक, किसान वाला तो तो ये वाला भी लिख लो, ठीक है, इससे क्लियर कट एकदम दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीज एथिकल है, कौन सी मोरल है ना। एग्जाम्पल जितने रहेंगे दिमाग में, कॉन्सेप्ट एथिक्स में उतने ही याद रहेंगे। आगे बस समझ में। ठीक, ठीक है, तो
अब सिंपल सा क्वेश्चन होता है ना, कठिन चीज हो तो दोबारा समझाने में मजा भी आता है। अब वो पूरे पीछे की कहानी, चलो ठीक है। तो किशन के बारे में क्या बता रहा था मैं? तुम बता दो भाई, क्या बता रहा था? ठीक है, तो ये बताना चाह रहा था कि किशन के पास कोई आता है पूछने के लिए कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है, पूछने के लिए उसकी जिम्मेदारी क्या है ना? सब कुछ अच्छा ही बताना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जानता है कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसी, हाँ हाँ, तो उसको भी बता देगा तो वह एथिकल नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रोफेशन क्या कहता है कि अपने प्रोफेशन जहाँ पर हो उसके हिसाब से वहीं पर एडमिशन दिलाना है आपको जो, तो वह एथिकल नहीं होगा लेकिन मोरल होगा। पर्सनल रूप से उसने कुछ गलत नहीं किया, पर्सनली वह क्या है, मोरल तो है लेकिन एथिकल नहीं है ना। और यदि उसने ये वाली चीज छुपा दी, गलत वाली चीज नहीं बताई, सब अच्छा अच्छा बताया, तो फिर वह एथिकल होगा लेकिन मोरल नहीं होगा, है ना? सब अच्छे अच्छा बताया तब क्या होगा आपका जो है। तो आगे बस समझ में, आगे ना समझ में। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जरूर दे के बताना। तो इस तरीके से दोनों में संबंध क्या है आपका, कुछ चीजें दोनों के लिए, एथिक्स और मोरालिटी दोनों वर्ड्स कुछ चीजों के लिए समानार्थी संदर्भ में यूज हो सकते हैं। कुछ चीजें एथिकल तो होंगे लेकिन मोरल नहीं होंगी, और कुछ चीजें मोरल होंगी लेकिन एथिकल नहीं होंगी। तो ये वाला डायग्राम आपको बना के लास्ट में बता देना है। और एक संबंध है, एक विषय के रूप में देखें तो एक विषय के रूप में वह क्या है आपका जो है, एथिक्स का ही पार्ट है आपका मोरालिटी। तो एक संबंध ये होगा एक दृष्टिकोण से, एक विषय के रूप में एथिक्स का अंदर आ जाएगा मोरालिटी, यदि विषय के रूप में लेंगे तो। लेकिन उसको हम यदि एथिक्स, एथिकल वैल्यूज के रूप में लेंगे, नैतिकता के रूप में लेंगे, तो फिर ये संबंध बनेगा कि कुछ चीजें दोनों होंगी, कुछ चीजें मोरल तो होंगी, एथिकल नहीं होंगे, एथिकल होंगे, मोरल नहीं होंगी। आगे बस समझ में, तो ये संबंध बनेगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर में आ जाओ, डिफरेंस एथिक्स एंड मोरालिटी में, डिफरेंस आ रही बात समझ में? तो इधर एथिक्स लिख लो, इधर मोरालिटी लिख लो। तो पहला इधर लिखिए आपका, ये आपका प्रोफेशनल व्यावसायिक संदर्भ में यूज होता है, प्रोफेशनल दायित्व, व्यावसायिक दायित्व, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह क्या कहलाएगी, एथिक्स कहलाएगी। आ रही बात समझ में? प्रोफेशनल या व्यावसायिक दायित्व, एथिक्स क्या है आपका जो है, एक व्यावसायिक दायित्व, दायित्व है। प्रोफेशनल क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई ना बात समझ में? जैसे कानून की नैतिकता, है ना, कानून एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे एक डाल सकते हो, जैसे प्रोफेशन का मतलब कानून की, मेडिकल की, लॉ, पुलिस वाले की, सबकी नैतिकता सबके लिए बराबर होगी, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे आपके जो है मेडिकल टीचर, सब आ जाएंगे, टीचर सीए वे जो भी लिखने सब आ जाएंगे। तो प्रोफेशनली, है ना, पुलिस वाले ने, पुलिस वाले के बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया, इसका मतलब नहीं कि वो उसको छोड़ देगा। आपका जो उसका प्रोफेशनल कानून क्या कहता है कि कोई भी हो समान रूप से क्या करना है, लेकिन पर्सनल बाप भी है वो, तो थोड़ा सा मोरालिटी भी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेता है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला ये प्रोफेशनल है, ये पर्सनल है, व्यक्तिगत। ये किसको बताता है आपका जो है, व्यक्तिगत दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है। आगे बस समझ में। दूसरा आपका जो है ये एक्सटर्नल, बाह्य, बाहरी दुनिया से इसका संबंध होता है। इट 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 रिलेट्स टू, रिलेटेड टू एक्सटर्नल वर्ड, बाहरी दुनिया से इसका संबंध होता है। कि हमें एथिकल होना चाहिए, जब बोले तो मतलब बाहरी दुनिया के कंटेक्स में एथिकल होना चाहिए। यदि हम कहें कि मोरल होना चाहिए, मतलब इंटरनल होता है, आंतरिक, अंदर से, कि हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अंदर से आवाज आती है कि ईमानदार होना चाहिए।
नहीं नहीं, आंतरिक व्यवहार, ठीक है। इंटरनल, आंतरिक से संबंधित होता है, मतलब खुद के अंदर से संबंध होता है ना। हम बाहर से दिखाने के लिए ईमानदार हो जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, एथिकल है बोल सकते हैं। लेकिन अंदर से भी आप ईमानदार है या नहीं है वो खुद जानते, ठीक है। तो मोराल है या नहीं आप खुद, है ना, जान सकते हैं कि है या नहीं है। तो ये हो गया। फिर इसके इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसमें क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है बताता हूँ, अभी समझेंगे इसको भी, क्योंकि ये वर्ड भी बार बार आएगा। और ये होता है सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्टिविटी होती है। व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ वर्ड भी यूज होता है। तो ये दोनों वर्ड को फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स आते रहेंगे, पूरे एथिक्स में आएंगे, तो इसलिए ध्यान से समझना है इन दिनों को। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है राहुल? ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सबके लिए समान होगा। 2+2 पूछूं सबसे तो पूरी बताओगे, ठीक है। राहुल गांधी कैसे पूछूं तो सभी लोग, है ना, सभी लोग थोड़ी बोलेंगे। आपके अपने अपने विचार में, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए थोड़ा अच्छा होगा, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा बुरा होगा, किसी के लिए कम बुरा होगा। तो विचार क्या हो गए राहुल गांधी के प्रति, चेंज हो गए, मोदी के प्रति अलग अलग हो गए, है कि नहीं। लेकिन पूछूं कि ये बोर्ड जब चेयर किस कलर की दिखाई दे रही है तो सभी लोग बिलीव बोलेंगे, यदि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा तो, है कि नहीं। आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से जो सभी के लिए जब समान गुण होता है, विशेषता होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता का मूल्य कहते हैं। वस्तुनिष्ठता एक मूल्य है, एक वैल्यू है, जो सभी के लिए क्या होती है, सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। आगे बस समझ में। तो जब आप जॉब में जाओगे, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, तो आपके लिए जो एथिक्स होगा सबके लिए समान होगा, है ना। उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में आगे देखेंगे। तो हर फील्ड का कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाता है, आचरण संहिता कहते हैं, है ना। आप जॉब ज्वाइन करने के पहले आपसे साइन करवाया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। हिंदी में आचरण संहिता और नैतिक संहिता। मतलब ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है जिसको आपको मानना ही पड़ता है, मतलब सभी के लिए समान होती है। इससे साइन करवाया जाएगा आपका जो है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का गुण होगा, वस्तुनिष्ठता। इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कुछ आपके जो है कुछ नियमों का निर्धारण, है ना। एथिक्स का मतलब नैतिक नियम आ जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो नैतिकता से जुड़ी होती है, कई सारी। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप कभी भी खुलेआम जाके धुआं उड़ाते हुए, सिगरेट पीते हुए नहीं चल सकते, है ना। हीरो हीरोइन लोग कर सकते हैं, लेकिन आप, है ना, पी खा करके ऐसे डोलते डालते नहीं निकल सकते। इसलिए देखो ना, पुलिस वाले यदि पी खा के कोई ड्यूटी करते तो मना रहता है उनको, जो है ना, उस बेस पे भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनका जो, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हर प्रोफेशन, मेडिकल फील्ड में मैंने कहा साइन करवाते, मेडिकल एथिक्स होता है कि आपको बकायदा शपथ दिलाई जाती है कि अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करोगे, नहीं तो फिर बुखार है, कुछ पेट खराब है करके खोला और आपकी किडनी गायब कर दिए, है ना। डॉक्टर लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन
शपथ दिलाई जाती है कि अंदर से आत्मा से अंतरात्मा से कसम खाओ कि ऐसा कुछ गलत काम, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते। 1-8% है जो हर फील्ड में खराब वाले मिल ही जाएंगे लालच के लिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से तो ये वस्तुनिष्ठता का गुण कहलाता है। तो ये एथिक्स जो होता है वह क्या होता है? वस्तुनिष्ठता वाला गुण वाला होता है, जिसके लिए कुछ इस तरीके से नियम वगैरह बनाए जाते हैं। और ये जो होता है आपका जो है व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग, ये सभी के लिए समान हो गया। और ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग, व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। आ रही बात समझ में? अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मोरालिटी में व्यक्तिनिष्ठता का गुण होता है ना। कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और एक तो व्यक्तिनिष्ठता का निर्धारण अंतरात्मा से होता है। यहाँ इसके लिए क्या बनाया जाता है? कुछ एथिक्स को लागू करने के लिए, है ना, एथिक्स को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं हम लोग? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। समझ रहे हो ना भाई? एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ, इसको चौथा पॉइंट बना सकते हो। जबकि सब्जेक्टिविटी होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपका जो है अंतरात्मा की आवाज से, अंतरात्मा कंसाइंस से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ये आपका कंसाइंस यदि कह रहा है कि ये काम कर डालो, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोल रहा है अंतरात्मा, तो पढ़ाई लिखाई करोगे। घूमने फिरने बोलेगा तो, है ना। जैसे कुछ आज मैंने किसी देखा कि एक क्लास की बच्ची कहीं और घूम रही थी। अब काम से घूम रही थी नहीं घूम तो वही पता है, लेकिन बाइक लेके मस्त क्लास के टाइम पे बाहर घूम रही है। समझ गए? तो घर से निकले होंगे, हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई करने के नाम से, तो इससे नुकसान खुद का है। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो आगे बस समझ में? तो ये हो गए आपके डिफरेंस, किसके किसके में आपका मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस पूछेगा तो लिख लोगे आराम से। संबंध क्या है? 100 वर्ड्स लिखना होगा, 100 वर्ड्स तक आराम से लिख लोगे। तो एक क्या, बस अभी तो शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुई है? अभी तो पढ़ाई कहाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। ये मैंने बता चुका हूँ, बस एक लास्ट ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। कल बता चुका हूँ ये वाला कंडक्ट, और सॉरी कंडक्ट इधर है, हाँ कंडक्ट चरित्र हो गया, आचरण बिहेवियर नहीं, चरित्र के लिए हो गया करेक्टर, और इसके लिए हो गया आपका कंडक्ट या बिहेवियर। ये दोनों आचरण के लिए आएगा, कंडक्ट या बिहेवियर। तो दोनों में मैंने अंतर बता दिया था कल, है ना, मोटा मोटी बता ही दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक पहलू होता है चरित्र। व्यक्ति के व्यक्तित्व का, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर जानना नहीं, थोड़ा सा लिखना भी आना चाहिए अच्छे से। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक जो पहलू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या कहलाता है? चरित्र। और ये बाह्य पहलू होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाह्य पहलू। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है? आपका आउटर एस्पेक्ट होता है, जो व्यवहार के रूप में हमें दिखाई देता है, एक्सप्रेस्ड एज अ बिहेवियर, है कि नहीं? यह बाह्य पहलू होता है जो व्यवहार के रूप में हमें दिखाई देता है। आगे बस समझ में? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों में संबंध क्या है? दोनों में क्या रिलेशन है? संबंध की बात करें तो संबंध में तो सामान्यतः लिखना। सामान्यतः क्या होता है? जैसा करेक्टर होगा वैसा, है ना, जैसा करेक्टर होगा वैसा कंडक्ट होगा, बिहेवियर होगा, सामान्यतः। लेकिन कभी कभी अलग भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपका करेक्टर कुछ और हो, लेकिन कभी कभी करेक्टर नॉट इक्वल टू
कंडक्ट, समझ गए? है ना, कभी कभी आपका करेक्टर बाहर से अच्छा अच्छा बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा सब कुछ बोल रहे हो, और अंदर का करेक्टर, है ना, हालांकि ये कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन जब मैंने कहा 24 घंटे साथ में रहोगे तो अंदर का चरित्र बाहर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए मैंने कहा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब आप लोग अपनी लाइफ में रहोगे तो उस समय सब अच्छा अच्छा लगेगा। बाहर जब मिलते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए दोनों का एडॉप्टेड बिहेवियर रहेगा, है कि नहीं? मेकअप वेकअप करके मिलोगे तो चेहरा भी मेकअप के थ्रू अच्छा ही दिखाई देगा, लेकिन शादी होने के बाद जब 24 घंटे साथ में रहने लगोगे तो सही चेहरा सामने आएगा बाहर का भी और दूसरा आपका जो है अंदर का भी जो सही चेहरा है वह सामने आ जाएगा। आई ना बस समझ में? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो कभी कभी सामान्यतः थोड़ा देर के लिए देखेंगे तो चरित्र और व्यवहार दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन आपका कभी कभी दोनों में डिफरेंस होता है, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और हो सकते हैं। तो ये दोनों में संबंध आएगा चरित्र आचरण में, तो क्लियर हो गया? चलिए, क्या हो गया? हाँ, तबीयत। एक है वांट एंड डिजायर, दोनों में क्या डिफरेंस है? वांट इसका मतलब होता है चाहना, चाहते हैं, इच्छा। कुछ टर्म्स है जो थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इसमें दिमाग नहीं लगाने हैं, इसे सुन लो बस। क्या होगा बताओ बगे, क्या है अंशिता दोनों में? ठीक है, तो पहली बात, दोनों एक प्रकार की भावना है, दोनों ही एक प्रकार के क्या है, इमोशंस है। दोनों एक प्रकार के क्या है, दोनों ही एक प्रकार की भावना, ये भी एक प्रकार की भावना है, ये भी एक प्रकार की भावना है। दोनों बोथ आर वन काइंड ऑफ इमोशन है ना? दोनों में हम कुछ ना कुछ चाह रहे। फिर दोनों में अंतर क्या है? वांट में जो है नैतिकता अनैतिकता, उचित अनुचित का निर्धारण नहीं होता है कि उचित अनुचित का निर्धारण या उचित अनुचित निर्धारण नहीं होता है। मतलब आप कुछ भी, जैसे बच्चा है, कभी मन किया, देखा वो कोई खिलौना पसंद आ गया, भले एक महंगा हो जो भी हो, बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, तो वांट हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो सही है या गलत है कि नहीं? तो वांट में जो है उचित अनुचित का निर्धारण नहीं होता, मतलब बिना उचित अनुचित के हम लोग क्या कर देते हैं, आप क्या जो है कोई चीज चाहते हैं, ये नहीं सोचते कि सही है गलत है, तो वह क्या कहलाएगी, हमारी वांट कहलाएगी, राइट? लेकिन जब हम उसको देखेंगे कि उचित अनुचित की कसौटी पर, उचित अनुचित की कसौटी पर हम लोग क्या करते हैं, कसौटी पर तय करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, डिजायर। उचित अनुचित की कसौटी पर हम क्या करते हैं, उसको तय करते हैं, डिफाइन डिटरमाइन करते हैं। आर बस वी कंसिडर ऑन द ग्राउंड ऑफ राइट और रॉन्ग, एडवोकेट और इनएडवोकेट। आ रही बस समझ में? तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो है डिजायर। तो इसीलिए हम लोग जनरली मनुष्य के लिए, मानव के लिए डिजायर वर्ड यूज करते हैं, और पशुओं के लिए, है ना, यदि कुत्ता कुछ मांगेगा तो कुत्ता चाहता है बोलेंगे ठीक है, और मानव मतलब इंग्लिश में डॉग वांट्स बोलेंगे, और मनुष्य होगा तो डिजायर बोलेंगे, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। तो इस तरीके से निर्धारित किया गया है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और उचित अनुचित का मतलब बता ही दिया था मैंने, कि जो समाज या कानून के अनुसार होगा, मापदंडों के अनुसार होगा, उचित होगा, और नहीं होगा तो अनुचित, है ना? तो ये समय स्थान के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह आज भी, इंटरकास्ट मैरिज आज भी हमारे समाज में क्या मानी जाती है, मतलब अनुचित मानी जाती है ना, गैर कानूनी तो नहीं मानते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अनुचित मानते हैं, है कि नहीं?
तो वो समय और स्थान के अनुसार चेंज होती रहती है, राइट और रॉन्ग, समय के अनुसार भी चेंज होती है। तो यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स है और एक दो ऐसी वर्ड्स देखेंगे और फिर कल हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपका, किसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में। कल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। क्लियर है? आज हमने कंप्लीट किया इसेंस ऑफ एथिक्स, है ना, नैतिकता का सार इन ह्यूमन एक्शन। कल पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके नोट्स मिल गए। चलो, साथ साथ उसमें जो जो है